अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अल मक्का टेक एंड बिजनेस। आप दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को मिडनाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत वार्म वेलकम। तो दोस्तों, फ्राइडे क्लोजिंग होने में यहाँ पर अभी 2 घंटे बाकी हैं और इस 2 घंटों में बहुत ही ज़रूरी होगा कि आप ये जान लें कि कौन से लेवल्स यहाँ पर अहमियत के हामिल हैं, यानी कि ये लेवल्स सैटरडे और संडे में हमारे कितने काम आ सकते हैं। भले यहाँ पर ऑफ डे होंगे, लेकिन आपके इल्म में ये चीज़ें होनी चाहिए। इसी के साथ एक ऐसा एजुकेशनल पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि व्यूवर्स के कुछ सवालात यहाँ पर जमा हो चुके थे और उनका सवाल इस वक्त क्रूड ऑयल के हवाले से बहुत ही ज़्यादा था कि एनर्जी क्राइसिस की क्या हकीकत है। इस पे दोस्तों मैं ज़रूर यहाँ पर रोशनी डालने की कोशिश करूँगा, जो ताकि आपके काम आ सके। आगे बढ़ने से पहले, यानी कि तजिया स्टार्ट करने से पहले, मैं तमाम दोस्तों को यहाँ पर एडवांस में ईद मुबारक कहना चाहूँगा, और ख़ास करके वो दोस्त भी जो पाकिस्तान में नहीं रहते, ओवरसीज़ कंट्री में हैं, लेकिन उनके कंट्री की ईद की टाइमिंग पाकिस्तान के बिल्कुल साथ मिल रही है। तो लिहाजा सभी को यहाँ पर ईद मुबारक बहुत बहुत। अल मक्का टेक की पूरी टीम की जानिब से। और यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि दुआओं में याद रखिएगा हमें, हम इंशाल्लाह आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और ऐसे मौके पे आप अपने इर्द गिर्द के सबसे ज़्यादा जो हालात वाइज कमज़ोर लोग हैं उनका ज़रूर ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों, काम की तरफ वापस आते हैं। आगाज़ कर लेते हैं कि इस वक्त जो हर तरफ आपको शोर सुनने को मिल रहा है ऑयल प्राइसेस का, इसके बारे में एक दोस्त ने आज सवाल किया। वो सवाल बड़ा ज़बरदस्त था और सवाल ही अपने आप में आधा जवाब रखता है कि क्या जब ये टेंशन क्रिएट हुई, और जब पिछले साल 2025 में भी मई के अंदर ये टेंशन क्रिएट हुई, तो इन दोनों में जब सारे लोग तैयार थे इस टेंशन में हिस्सा लेने के लिए, तो क्या उन्हें नहीं मालूम था कि हम जब इस तरफ जाएंगे तो ये क्राइसिस पैदा होंगे। दोस्तों, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल था। मुझे अच्छा लगा कि हमारे व्यूवर्स इस बारे में इतना सोचते भी हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि जब प्लानिंग्स होती हैं तो एक एक चीज़ सामने रखी जाती है। तो लिहाजा इन चीज़ों के बारे में इन्हें पता था, इन्हें मालूम था कि ये चीज़ें महंगी होंगी और कौन सी चीज़ें गिरा दी जाएंगी, किन चीज़ों को हम कंट्रोल करेंगे। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं आजकल आपको हर हफ्ते बाद टोकनाइजेशन के ऊपर एक लंबा लेक्चर देता हूँ। टोकनाइजेशन क्या है? टोकनाइजेशन यही तो है कि एक ऑयल जो बाज़ार के अंदर बिक रहा है उसका टोकन मार्केट के अंदर आ चुका है। ठीक है, आप जाएं डिफरेंट डिफरेंट एक्सचेंजेस पे, अब आपको टोकन देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं आपको बिटगेट पे, बिंगेक्स पे, और हर एक्सचेंज पे आपको ये टोकन देखने को मिलेंगे। इवन के अंदाज़ा करें कि सिल्वर के ऊपर तो टोकन है ही हैं, क्रूड ऑयल के ऊपर भी टोकन मिलेंगे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें, तांबा, सिल्वर, हर चीज़ के ऊपर इस वक्त टोकनाइजेशन हो चुकी हुई है। अब मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो कम्युनिटी है उसको पता होगा। तो सिंपल जवाब ये है दोस्तों कि ये सारा कुछ मेरे ख्याल से प्री प्लान है। ठीक है, और प्री प्लान में हर चीज़ जो है, जो आम दिनों में हम जिसे देखना भी पसंद नहीं करते, इंतहाई सस्ती सी चीज़ होती है, उसको महंगा करके बेचा जाता है। और अपनी चीज़ों को महंगा करके बेचने के लिए ही ऐसे हालात पैदा किए जाते हैं। तो रही बात आपका ये पूछना था कि क्या इन्हें पता नहीं था? दोस्तों, सारा कुछ पता था। आई होप कि मैं ये जो बात यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपको कोई कोई एजुकेशन आपके अंदर जो है रेज करेगी। और जो आप किसी नए एक्सपीरियंस से अगर गुजरेंगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ पर 20-20, 25-25 और 50-50 साल की प्लानिंग की गई हो कि अगले 50 साल हमने खुद कंट्रोल करने हैं, ये करना है, वो करना है, वहाँ पे ये नहीं पता होगा कि क्रूड ऑयल कहाँ पे चला जाएगा और WTI कहाँ पे चला जाएगा। और मज़े की बात देखें, ये जो क्रूड ऑयल है ये ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त $55 भी पंप नहीं हुआ। और अगर टोकनाइजेशन का कंपैरिजन करें तो दूसरी तरफ आपको इस वक्त सिल्वर, गोल्ड अच्छा खासा क्रैश करते दिखाई दे रहे हैं। तो ये बातें समझ में नहीं आती। अल्लाह ताला ने जिसको अकल दी है वो इस बात को बहुत अच्छे से समझता है कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, तो लिहाजा ये एक ख़ास चीज़ है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि 2008 में क्रूड ऑयल की कीमत $147 फ़ी बैरल से लेके $160 फ़ी बैरल तक चली गई थी, और दुनिया में किसी के कान के ऊपर जूं भी नहीं रेंगी थी। ठीक है, और इवन के कोई
गल्फ में कोई मसला भी नहीं था, दुनिया में कोई पंगा भी नहीं था, कहीं कोई मसला नहीं था। 18 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। और उस वक़्त एक रिकॉर्ड हद तक ये तेलों की कीमत चली गई थी। लेकिन आज जस्ट $55 और 112 पे अभी भी हम इसे देखने को मिल रहा है। तो लेकिन बात क्या है? बात ये है कि उस वक़्त ये ज़रा नोट करने वाली चीज़ है। उस वक़्त सोशल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, इतना तेज़ नहीं था। आजकल हाथ-पाँव वैसे ही फूल जाते हैं कोई भी खबर सुन के। तो लिहाज़ा ये एक समझने वाला पॉइंट है। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ लगेगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर बातें चल रही हैं जी कि एनर्जी क्राइसिस आने वाले हैं। ठीक है, तो एनर्जी क्राइसिस आ जाते हैं तो इसका एक हल है, स्टोन एज में चले जाएं, लकड़ियाँ जलाएं और अपना निज़ाम चलाएं। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। गाइस नाउ वी आर इन द मार्केट और यहाँ पर मार्केट की क्लोजिंग होने में 2 घंटे बाकी रह गए हैं और कैपिटलाइजेशन यहाँ पर अच्छी खासी जो कि है आपको फॉल करती दिखाई दे रही है। डोमिनेंस में भी कमी हुई है और बीटीसी खुद इस वक्त 70,000 की एक जहनी सबकत रखने वाली सपोर्ट को ब्रेक करके खड़ा हो गया है। तो लिहाजा दोस्तों हम BTC इथेरियम को लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। आगाज़ कर लेते हैं XRP से। XRP की हमारी आज की सपोर्ट थी गाइस 1.44 से 1.49। अगर हम इसके कैंडल चार्ट को यहाँ पर स्टडी करें तो बहुत सी चीज़ें क्लियर होती हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त XRP यहाँ पर सपोर्ट बनाने में नाकाम हो चुका है। फिर भी इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे अगर हम हिस्ट्री को देखें तो 1.40 पे इसकी यहाँ पर हमें बार बार सपोर्ट बनती दिखाई दे रही है। अभी नेक्स्ट जो आवर्स हैं उसके लिए यहाँ पर इसकी मेन सपोर्ट 1.40 ही होगी और रेजिस्टेंस अगर हम इसमें कुछ बेटरमेंट जो इसमें लेकर के आ सकती है वो हम 1.45 को कंसीडर करेंगे। BNB की आज की सपोर्ट थी दोस्तों 640 की 640। आप देख सकते हैं कि BNB ने जस्ट इस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक किया है, लिहाजा इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है 640 में। एंड मुमकिन है कि ये अपने रिवर्सल ट्रेंड को यहाँ पर नॉर्मली रिसीव कर लेगा और वो 645 से 648 का है। सोलाना में यहाँ पर दोस्तों किसी किस्म की कोई मूवमेंट नहीं है। पिछले तकरीबन 16 घंटों से सोलाना 90.10 से गिरते हुए 88.10 तक आया है। तो अपनी पोटेंशियल ये अगर फिर से सपोर्ट के तौर पे शो करता भी है, यहाँ से गिरावट आने के बाद हम 87.50 को इसका पहला लो लेवल कंसीडर कर सकते हैं। इस बीच दोस्तों BCH की परफॉर्मेंस बहुत बड़ी ही इंटरेस्टिंग रही। BCH की आज की सपोर्ट थी 460 से 465। तो हमने देखा कि BCH सबसे पहले 458 की तरफ लपका, जिसका आप इस कैंडल को देखकर जो कि है वाज़िया तौर पे तजिया कर सकते हैं। और रिवर्सेबल सिचुएशन यहाँ पर अभी भी मौजूद है, यानी कि 458 से जब हम ट्रिगर हुए तो BCH ने हाई दिया 472 का। अब ये कोई छोटा मोटा फ़र्क नहीं है दोस्तों, तकरीबन 14 का इन दोनों के अंदर आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है। अभी भी अगर BCH ने 465 को ब्रेक किया तो इसके पिछली कैंडल के शेडो को अगर हम देखें तो ये नॉर्मली हमें 460 से 458 तक का यहाँ पर रिवर्सल लो दे सकता है और जिसे हम यहाँ पर रेजिस्टेंस कह रहे हैं वो थोड़ी सी स्लो हो सकती है। मतलब कि 472 तक ये नॉर्मली यहाँ पर पहुँच रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा ये देखें, इससे ज़्यादा ये अपनी रेंज यहाँ पर रीबाउंड नहीं कर पा रहा। अब ये लेवल इसीलिए लिमिटेड कंसीडर किया जाएगा क्योंकि कल सैटरडे है और सैटरडे में वॉल्यूम अक्सर लो रहता है। Zcash दोस्तों फॉल करने के बाद मुसलसल जिग-जैग पैटर्न पे काम कर रहा है। खैर अभी तो मैंने 4 आवर का कैंडल चार्ट ओपन किया हुआ है, इसीलिए आप इसे स्टडी नहीं कर सकते। अगर आप इस जिग-जैग पैटर्न को फॉलो करना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं तो आप 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लिहाजा इसने 230 को प्रेफर किया, यही इसकी सपोर्ट थी। ओवरऑल हम 228 से 2 टाइम होकर रिवर्सल हुए हैं और 239 240 तक का लेवल हमने रिवर्स होते देखा है। अभी भी सूरत हाल कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। 230 के ब्रेक होने पे ये अपने पुराने शेडो को 227 तक शो कर रहा है और अपर लेवल जो है वो 234 का एक नॉर्मल बिहेवियर है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और सवाल पैदा होता है कि AI की प्रोडक्ट्स, AI के स्टॉक्स जो मुसलसल यहाँ पर तेज़ी से ट्रेंड कर रहे थे, बिक रहे थे, अचानक टाउ टोकन यहाँ पर क्रैश हुआ है। तो याद रहे ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, अनएक्सपेक्टेड पंप था तो अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर डंप भी आ सकता है। और साथ साथ मैंने आपको अपडेट भी कर दिया था कि 305 इसकी वीक तरीन सपोर्ट है, जिसके ब्रेक होने पे टाउ आपको 300 के लेवल को ब्रेक करता हुआ दिखाई देगा। तो लिहाजा वही हुआ। अभी तक हम टाउ में
कुल मिलाकर के 267 तक का लो देख चुके हैं। अभी भी यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं बनती तो टाओ दोस्तों एन मुमकिन है 265 से 263 का फिर से लो दे और बाउंस की जो एक्सपेक्टेशन है वो 275 तक रहेंगी। अब बढ़ते हैं बीटीसी और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। सो गाइस नाउ वी आर ऑन द चार्ट ऑफ बीटीसी और सुबह जब हमने बीटीसी को 71,230 पे देखा तब से लेके अब तक बीटीसी उल्टे पैर ही वापस ही आ रहा है और अगर कहीं सपोर्ट बनती है तो वो लेवल है दोस्तों 69,300 का। अब हम यहाँ पर अगर इसी लेवल पे क्लोजिंग करते हैं तो ये इसके लिए एक नेगेटिव पॉइंट होगा। जैसे कि 69,900 तो चलें मान लें थोड़ा बहुत पॉजिटिव कंसीडर किया भी जाता है, जैसे कि 71,500 की उम्मीद रह जाती है। लेकिन अगर हम 69,300 पे ही रह जाते हैं तो प्रेशर जो है वो आपको सैटरडे और संडे के दिन 68,500 की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैंडल चार्ट के बिल्कुल ऑपोजिट जो हिस्ट्री है वो 68,500 को रिपीट कर सकती है। अपर लेवल के लिए यकीनन आप जानते हैं कि ये टॉप रेजिस्टेंस है ज़्यादा से ज़्यादा 71,500। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। दूसरी तरफ दोस्तों इथेरियम जो 2163 पे था ये भी सुबह से अब तक फॉल ही कर रहा है और हम 2116 तक का लो देख चुके हैं। आपको याद होगा कि हम 2116 का लो सेवरल टाइम देख चुके हैं और यहाँ से बाउंस भी हुई है मार्केट। लेकिन अगर अब ये क्लोजिंग सिमिलर लेवल पे हो जाती है तो बाउंस थोड़ा दुश्वार हो सकता है। ऐसे में इथेरियम की वीकर जोन जो है दोस्तों शैडो के मुताबिक वो 2100 ही है। अपर शैडो 2176 का है 2176, जिसमें पहला पॉजिटिव साइन 2145 का है और यहाँ पर हमें एक सपोर्ट दरकार होगी कल के लिए जो इथेरियम को एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है। अदरवाइज प्रॉब्लम यहाँ पर उल्टे पैरी 2070 तक आ सकती है। सो गाइस सुबह तक अल्लाह हाफिज़।